हेलो एंड वेलकम टू जेके एग्जाम्स ट्यूटोरियल। आज हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर्मुलेट करती हैं। इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फॉर्मुलेट करता है। गवर्नमेंट के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, और वेपन्स आपका हो तो वो कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस, जिसकी वजह से इकोनॉमी के दो मेजर प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जाता है। रिसेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उस टाइम गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं और टैक्सेस को रिड्यूस किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस टाइम गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होते हैं और टैक्सेस को इंक्रीज किया जाता है। अब है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी इज़ बेसिकली रिलेटेड विद मनी सप्लाई और द लिक्विडिटी और क्रेडिट। लिक्विडिटी क्या है? ज़्यादा पैसे, जो एक्सेस मनी जो इकोनॉमी में आती हैं, और क्रेडिट। देयरफॉर इट इज़ नोन एज क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। इसको कौन रेगुलेट करता है? मनी सप्लाई को कौन, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ का सेंट्रल बैंक है, एपेक्स अथॉरिटी है। आपके जीके एसएसबी सिलेबस में रोल ऑफ आरबीआई लास्ट टॉपिक है, जो हम जब वो डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर जब डिस्कस करेंगे तब इसको आरबीआई के बारे में उसमें पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को फोकस करेंगे। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 31 जून को ख़त्म होता है। और आरबीआई हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। जैसे कि यूएसए के सेंट्रल बैंक को हम फेडरल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, और यूके के सेंट्रल बैंक को हम बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। अब मनी सप्लाई जब इंक्रीज़ होती हैं तब कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती हैं, और जब डिक्रीज़ होती हैं तब कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती हैं? अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होती हैं तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होगी। अगर लिक्विडिटी बहुत कम होती हैं तो रिसेशन की प्रॉब्लम होगी। मनी सप्लाई को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो परचेजिंग पावर यानी कि लोग ज़्यादा बाय करेंगे चीज़ों को, तब डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ इट इज़ डिज़ायरेबल, लेकिन इन्फ्लेशन क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये अनडिज़ायरेबल है। ये दोनों हम चीज़ें एक साथ अचीव नहीं कर सकते। इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा कहते हैं। अगर इसका अपोजिट हो, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई की शॉर्टेज हो, मनी सप्लाई अगर लेस होगा तो परचेजिंग पावर भी कम होगा, फिर डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम है तो इन्फ्लेशन यहाँ पर डिज़ायरेबल है, या क्योंकि ये कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे अनडिज़ायरेबल है, यहाँ पे ये कम हुआ है। तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी डायलेमा कहते हैं। बट आरबीआई हैव टू यूज़ द बैलेंस्ड अप्रोच। इसको इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, साथ साथ कुछ हद तक ग्रोथ भी अचीव करनी है। अर्जित पटेल कमेटी 2014 में रिकमेंड करती हैं कि आरबीआई को सबसे फोकस रहना चाहिए इन्फ्लेशन पे, प्राइस स्टेबिलिटी पे, इवन इफ इट इज़ कंप्रोमाइजिंग द ग्रोथ। अब मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे होती हैं? 2016 में 27 जून 2016 में एक कमेटी इस्टेब्लिश हुई जिसका नाम था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये फॉर्मुलेट करती हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये किसके रिकमेंडेशंस पे हुई हैं? अर्जित पटेल कमेटी। अर्जित पटेल वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसकी जो मेंबरशिप है वो, इसके टोटल मेंबर्स होंगे 6, और जो 3 इसमें से होंगे वो आरबीआई की तरफ से होंगे, जिसमें आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अदर मेंबर, और 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होंगे। वो 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और द मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको दोबारा हम अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर हर एक मेंबर का एक एक वोट होता है, इन केस इक्वालिटी ऑफ वोट्स द आरबीआईज गवर्नर, इसके गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को कास्टिंग वोट होता है, यानी कि डिसाइड करता है वो।
आरबीआई की इम्पोर्टेंस, आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की है इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, इसका जो रिपोर्ट है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट वो बाई मंथली बेसिस पे आता है, हर 2-2 महीने के बाद आता है, यानी कि वो एक साल में वो 6 टाइम्स आता है। पहले कितनी बार आता था? 2 बार, अब 6 टाइम आता है। और इसकी जो कमिटी है वो एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर मीट करती हैं। मीटिंग कितनी होती है साल में? 4 बार। अब देखते हैं इसके कुछ वेपन्स हैं, आरबीआई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स कह सकते हैं आप, या मेजर्स हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन, रिसेशन को कर्ब कर सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और बैंक्स की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्वांटिटेटिव को हम जनरल मेजर्स भी कहते हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मनी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और क्वालिटेटिव क्या है? सेक्टर स्पेसिफिक, जिस सेक्टर में ज़्यादा पैसे होते हैं आरबीआई क्या करता है, वहाँ से बोरो करता है और फिर जहाँ पे शॉर्टेज होती हैं वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है, यानी कि ये पूरे ओवरऑल क्रेडिट को कंट्रोल करता है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है बैंक रेट, देन कैश रिजर्व रेशियो, देन statutory liquidity ratio, open market operations, repo rate, reverse repo rate, and then marginal standing facility. And qualitative जो है वो credit rationing, margin requirement, ceiling on credit, differential rate of interest, RBI guidelines, consumer credit regulations, moral suasion, direct action. चलिए इसको आप 1 by 1 डिस्कस करते हैं। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ होते हैं और आरबीआई किस टाइम इनको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, कौन सी प्रॉब्लम में? जैसे कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, तो इसमें आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज़ करता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम डेयरर मनी पॉलिसी भी कहते हैं। और जब रिसेशन होता है, मनी सप्लाई बहुत कम होती है, तब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि चीप मनी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है। अब पहला है बैंक रेट, पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? कमर्शियल बैंक्स जो हैं, कमर्शियल बैंक्स या कोई भी बाकी बैंक, ये कहाँ से लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं? आरबीआई से, यानी कि लोन लेते हैं ये, जैसे कि हम लोग जनरल कस्टमर्स जो हम लोग हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं? कमर्शियल बैंक से। ये जब लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन, ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लोन। कितना इसका ड्यूरेशन होता है? मोर देन 90 डेज। मोर देन 90 डेज से ये ज़्यादा लोन लेंगे, 1 साल के लिए लोन लिया फॉर एग्जांपल, तो ये कहाँ से लेते हैं? ये आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे चार्ज करता है जिसको हम बैंक रेट कहते हैं, और डिस्काउंट रेट इसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहते हैं। अब इन्फ्लेशन के टाइम आरबीआई इस बैंक रेट को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से बोरोइंग जो है, कमर्शियल बैंक्स बोरो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बोरोइंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। वो लैंड करते हैं फिर पब्लिक को, वो जब लैंड करते हैं पब्लिक को यानी कि कस्टमर्स को वो लैंड करते हैं, वो भी इंक्रीज़ होती हैं। डिमांड फॉर लोन बाय पब्लिक विल डिक्रीज़, देयरफॉर मनी सप्लाई विल डिक्रीज़ एंड क्रेडिट विल बी कंट्रैक्टेड इन द इकोनॉमी। कंट्रैक्शन होगा क्रेडिट का। अब जब रिसेशन होगा तो बैंक रेट डिक्रीज होगी, इसका इफेक्ट बिल्कुल इसका रिवर्स होगा। अब देन इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जो गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज़ होती हैं, आरबीआई इसको या तो बाई करेगा और सेल करेगा। सेलिंग के टाइम में क्या होता है, जब सेल करता है, इन्फ्लेशन जब होती है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस लिक्विडिटी, एक्सेस मनी जो इकोनॉमी में होती है उसको वो विदड्रॉ करता है वहाँ से, सक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। और परचेजिंग ऑफ दिस सिक्योरिटीज़ इंजेक्ट, यानी कि यहाँ पर शॉर्टेज है मनी की, तो यहाँ पे इसको इंजेक्ट करता है, पंप करता है इस मनी को। देन इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट ये CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो प्लस SLR को कहते हैं। अब CRR क्या है इसको पहले समझते हैं। CRR जो है, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, टोटल डिपॉजिट्स या NDTL
नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो इसके पास होते हैं, इसका कुछ पोर्शन कमर्शियल बैंक्स कहाँ पर रखते हैं? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स के पास 4000 है, 1000 है, टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो 1000 है और CRR कितना है? 4%। तो इसको कितने रखने होंगे फिर? आरबीआई के पास कितने रिजर्व्स रखने होंगे? 40 रुपीज़ इसको रखने होंगे। Cash reserve ratio, it is the ratio fixed by RBI of the total deposits of a bank in India which is to be kept with RBI in the form of cash। इसका रेंज जो था वो 3% से 15% तक था, लेकिन 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ इसकी लोअर लिमिट और अपर सीलिंग को हटा दिया गया। अब 0 to 100% है ये। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? इसको इंक्रीज किया जाता है CRR को, क्योंकि इसकी वजह से फिर बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप मोर रिजर्व्स, इनको ज़्यादा रिजर्व्स रखने होंगे, इनके पास फिर कम फंड्स, यहाँ पे सॉरी लेस हैं, लेस फंड्स विल बी अवेलेबल फॉर द कमर्शियल बैंक्स फॉर लैंडिंग, देयरफॉर एज ए रिजल्ट क्रेडिट विल डिक्रीज। और CRR कब डिक्रीज होगा? एट द टाइम ऑफ रिसेशन, जिसकी वजह से फिर मनी सप्लाई पूरी इंक्रीज होगी। और इंक्रीमेंटल, इसको 0 to 100 जो है, 0 to 100 इसकी लोअर और अपर सीलिंग को हटा दिया गया। अब इंक्रीमेंटल रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ₹500 नोट्स का और 1000 नोट्स का, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, एक्सेस लिक्विडिटी को टैकल करने के लिए आरबीआई के पास कितना कैश रिजर्व रेशियो रखा गया था? 100%। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, ये भी कमर्शियल बैंक्स के टोटल रिजर्व जो हैं, टोटल डिपॉजिट्स आपका हो, NDTL का हो, इसका कुछ परसेंटेज उनको अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर इसको नहीं करेंगे, क्योंकि कैश का कोई रिटर्न नहीं होता है। गोल्ड मार्केट बेसिस पे, मार्केट वैल्यू इसकी नहीं है, मार्केट प्राइस पे ये कैलकुलेट नहीं होता है, ये प्रीवियस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो इसमें भी ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इसमें रखेंगे, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। तो SLR क्या है? वो भी एक टोटल डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक्स के हैं, इसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं। और CRR में क्या है? वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो टोटल डिपॉजिट्स RBI के पास रखते हैं, उसका कुछ सर्टेन पोर्शन RBI के पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन CRR एंड SLR। और ये क्यों रखना होता है? क्योंकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी होगी या फिर सारे कस्टमर्स एक साथ लोन ले लेंगे, उनको लोन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसको, क्योंकि बैंक्स के पास एक कुछ पैसा होना चाहिए, ताकि अगर कस्टमर्स लोन लेने के लिए आ जाए उनके पास वो पैसा होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन के टाइम SLR को इंक्रीज़ किया जाता है, क्योंकि इनके पास फिर ज़्यादा रिजर्व्स रखने होंगे, कम वो लैंड करेंगे लोगों को, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल डिक्रीज एंड ऑटोमेटिकली प्राइस विल डिक्रीज हेयर। सो SLR भी इसी तरीके से डिक्रीज होगा। यहाँ पे इफेक्ट इसका क्या होगा? यहाँ पर इफेक्ट होगा कि रिसेशन जो है वो कंट्रोल होगा। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज़ टू मॉड्यूलेट शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इन द क्रेडिट। इसके अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आएगा। रेपो का मतलब है रीपर्चेज रेट, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1992 में। बैंक्स बोरो करते हैं RBI से टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स। बैंक रेट में भी बोरो करते हैं RBI से। बैंक्स कहाँ से बोरो करते हैं? RBI से, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स थे। बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़, वहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं रखते थे, वो सिक्योरिटीज़ नहीं रखते थे। यहाँ पे क्या करते हैं? वो सेल करते हैं सिक्योरिटीज़, किसको? RBI को, विथ एन एग्रीमेंट। साथ साथ वो जल्दी इसमें इमिडिएटली एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग जो आपको सेल कर रहे हैं सिक्योरिटीज़, जो RBI को सेल करते हैं, हम लोग इसको रीपर्चेज करेंगे एट द सेम
ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं इसको रीपर्चेज करेंगे एट प्रीडिटरमिन्ड रेट एंड डेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय RBI फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड द रेपो रेट। रेपो का मतलब क्या है? रीपर्चेज रेट, रेपो रेट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, पहले यहाँ पे बैंक है और यहाँ पर RBI, इसने यहाँ से लोन लिया, बोरो किया, इसको बेचा, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विथ एन एग्रीमेंट। जब डेट पूरा कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको सेल बैक करेगा, सेलिंग बैक, और कुछ पैसे भी लौटा देगा। और जब इसको फिर ये पैसे देगा तो इसको रेपो रेट कहते हैं। ये क्या करता है? इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? इसका अपोजिट है। इन्फ्लेशन के टाइम रेपो रेट इंक्रीज होता है और रेपो रेट डिक्रीज होता है रिसेशन के टाइम में। और रिवर्स रेपो रेट कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1996 में। इसमें क्या है कि RBI ही बोरो करता है बैंक से, लेकिन RBI क्या बोरो कर सकता है बैंक से? यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन ये है कि जब बैंक्स के पास ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, कभी कभार उनके पास ज़्यादा पैसा जो होता है, वो क्या करते हैं, वो टेम्पररी पर्पज़ के लिए वो RBI के पास रखते हैं। पार्क शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विद द RBI, क्योंकि इसके लिए RBI इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जिसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। विड्रॉज लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। रिवर्स रेपो रेट का इम्पैक्ट क्या है? ये क्या करता है? एक्सेस लिक्विडिटी जो है वो इसको विड्रॉ करता है। बैंक्स किन को लोन देता है? RBI को लोन देता है। यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा और इन रिसेशन के टाइम रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा। एंड नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कभी कभी बैंक्स की एक फंक्शन है, RBI की एक फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक्स को अगर कभी इमरजेंसी पड़ी पैसों की, उनको क्रेडिट की ज़्यादा ज़रूरत हुई, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2011 में। इमरजेंसी सिचुएशंस में जब वो सारे बैंक्स के पास देखते हैं कि वहाँ पर उनको लोन नहीं प्रोवाइड होता, तब वो उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है? RBI। जब उनकी सीवियर या शॉर्टेज होती हैं, सीवियर शॉर्टेज ऑफ क्रेडिट होती हैं, तब वो RBI से बिल्कुल शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए लेते हैं। ओवरनाइट फंड्स 24 आवर्स के अंदर उसको एक दिन के लिए लोन चाहिए, तो वो तब किसको देते हैं? उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रेपो रेट से ज़्यादा होता है, तो तब वो RBI के पास जाते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उनको ज़रूरत पड़ी कमर्शियल बैंक्स को, तब वो RBI से लोन लेते हैं। अब कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये क्या है? सेक्टर स्पेसिफिक। पहला इंस्ट्रूमेंट है क्रेडिट रैशनिंग। इसमें क्या करता है? RBI एक कोटा फिक्स करता है फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब इसको टोटल क्रेडिट जो है वो 40% ऑफ द टोटल क्रेडिट इसको देना है प्रायोरिटी सेक्टर को। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर को, वीकर सेक्शंस और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है जब हम लोन लेते हैं तो हम एक कोलेट्रल रखते हैं और फिर और एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन ऑफ दैट अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी बाय ए बैंक इन ए पर्टिकुलर सेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं या कोई पर्टिकुलर बैंक लोन लेगा RBI से, तो जो कोलेट्रल की कीमत होती है हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर दैन लोन सैंक्शनड होता है। तो अगर सिक्योरिटी की वैल्यू है 1000 और लोन अगर सैंक्शन होगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर को 8000, तो इसका जो मार्जिन होगा यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू, तो वो 2000 होगा और 20%। अब सीलिंग ऑन क्रेडिट, RBI यहाँ पे अपर लिमिट यानी कि लिमिट एक फिक्स कर देता है कि इतना एक क्रेडिट पे सीलिंग लगा देना, इस पे लिमिट फिक्स कर देना कि इतना क्रेडिट किसी पर्टिकुलर सेक्टर को वो अवेलेबल करेगा। और डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज द नेम सजेस्ट्स हेयर, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब RBI जो है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है अलग अलग कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मॉरल सुएशन का मतलब है RBI यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, एक नॉट इसमें फोर्स नहीं होता है
ये एक नॉर्म्स एडवाइस करता है सारे बैंक्स को, एक सजेशन देता है कि आप आरबीआई के नॉर्म्स को फॉलो करो, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। और ये कैसे देता है? ये थ्रू लेटर्स एंड स्पीचेस और सर्कुलर्स एट्सेट्रा। डायरेक्ट एक्शन कब लेता है ये आरबीआई? तो जब सारे बैंक्स या कोई एक पर्टिकुलर बैंक फेल करता है, वो कोई फॉलो नहीं कर पाता है इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द आरबीआई, तो इन केस इस पे ये बैंक्स के ऊपर फाइन चार्ज कर देगा या इनको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है, डिस्काउंट विंडो जिसको हम कहते हैं, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन बैंक्स का वो लाइसेंस भी कैंसिल आउट कर सकता है। एंड देन आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई कुछ अपने गाइडलाइंस इशू करता है। ये गाइडलाइंस जो है ऑरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट्स, अपील्स, गाइडलाइंस, वार्निंग्स एटसेट्रा टू द बैंक्स। और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, आजकल जो कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हैं, ये लोन पे लेते हैं। हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं, तो फिर फॉर एग्जांपल किसी को टीवी ख़रीदना हुआ, रेफ्रिजरेटर, कार, 4 व्हीलर्स यानी कि कार, अगर हम इसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में फिर हम पे करते हैं। अगर आरबीआई को लगता है कि एक्सेस डिमांड हो रही है इन कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स की, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में, तो तब वो क्या कर सकता है? इशू फॉलोइंग रूल्स कर सकता है। पहला है इंक्रीजिंग डाउन पेमेंट एंड देन इज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच क्रेडिट। इंक्रीजिंग डाउन पेमेंट क्या होता है? जब हम इनिशियली जो हम पे करते हैं, इनिशियल जो हम लेवल पे पे करते हैं, जब हमें कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल परचेज़ करना होता है, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग उसको पे करते हैं। एक साल में फॉर एग्जांपल 4 बार हमें इसको पे करना है, तो ये क्या करेगा? इसमें रिड्यूस करेगा। ये अगर इन्फ्लेशन है तो इसको क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। 5 टाइम आप इसको पे कर सकते थे, अब इंस्टॉलमेंट्स आपको 5 की जगह वो 3 ही कर देगा। जिस तरीके, अगर इसी तरीके से डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो होगी आरबीआई तब क्या कर सकता है? तब ये डिक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज डाउन पेमेंट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ सच क्रेडिट. So that was all about monetary policy. Thank you.